नमस्कार दोस्तों, ये है फंडामेंटल राइट का सेशन नंबर 2। इसके पहले भी मूलभूत अधिकारों के लिए एक सेशन मेरे द्वारा लिया जा चुका है, कल ही के दिन लिया था। उसकी लिंक मैं नीचे पिन करा दूंगा। उस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि मूलभूत अधिकार होते क्या हैं, किस तरीके से मूलभूत अधिकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे काम आते हैं। मैंने ये भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि मूलभूत अधिकार बाकी अधिकारों से अलग क्यों है। आर्टिकल 12 के बारे में बात की थी, आर्टिकल 13 के बारे में बात की थी और काफी डिटेल में इन डेप्थ चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया था। आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14 और 15 के बारे में, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इस क्लास की अगर आप लोगों को पीपीटी पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोगों को कंप्रहेंसिव रूप से यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, एक कोचिंग से जुड़ना है, तो अग्निपथ बैच जो है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाथफाइंडर टीम द्वारा लॉन्च की गई है, इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा लॉन्च की गई है, जहां पर आप लोगों को प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी प्री और मेंस के लिए, सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और ये सब कुछ केवल 14,999 के अंदर नीचे लिंक पिन है। बट अगर आप मेरे से रेगुलर पढ़ते हो तो उसका भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एसआरसी 10 कोड यहां पर डाल देना तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएंगे, जिसके बाद में सब्सक्रिप्शन केवल 8,000 रुपए का पड़ने वाला है, 7,999। अगर आप रोज का देखोगे तो केवल 5 रुपए के अंदर आप अपनी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर सकते हो। ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सीसेट, एथिक्स, जीएस 1 2 3 4 सब कुछ यहां पर हम लोग पढ़ाएंगे। केवल आपका ऑप्शनल आपको अलग से कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग समुद्र मंथन करके टेस्ट है, उसके अंदर भी जुड़ सकते हो। 25 जून को ये टेस्ट जो है वो होने वाला है। साथ में दोस्तों अग्निपथ बैच के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से सीसेट पढ़ना है, टेस्ट सीरीज अलग से लेना है, सीसेट का कोर्स उसके अंदर है, पर अलग से आपको केवल सीसेट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, है ना। आपको चाहिए अग्निपथ का कोर्स ही लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। प्राइजेस आपकी नजरों के सामने है। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो, घबराने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम के लिए बोध कोर्स 15 जुलाई से लॉन्च होने वाला है। ये भी वही सारी चीजें लेके आएगा जो अग्निपथ बैच के अंदर है। 14,999 की इसकी भी प्राइस है, पर आप अगर कोड यूज करोगे एसआरसी 10 तो उसके बाद में ये केवल 7,999 के अंदर आप लोगों को पड़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से फंडामेंटल राइट होती है, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स होती हैं। राइट टू इक्वालिटी है जो हम लोगों को आर्टिकल 14 से 18 के बीच में पढ़ना है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम है जो हम लोगों को 19 से लेके 22 के बीच में पढ़ना है। 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 25 से 28 के बीच में रिलीजियस राइट्स हैं। 29 और 30 हमारी कल्चरल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंदर कवर किया गया है। इनके अंदर याद रखना आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। बाकी सारे अधिकार एलियंस को भी अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा करी थी। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन को देखा था। आर्टिकल 13 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से पुराने और नए कानून फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करेंगे तो वो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 14, थोड़ा ध्यान से देखना। स्टेट शेल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है तो वो आर्टिकल 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। स्टेट शेल नॉट डिनाई, स्टेट क्या है आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा है। डिनाई नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। किसी भी पर्सन को, ऐसा नहीं लिखा है केवल नागरिक को, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। अब बात आती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ क्या है। एक एक करके दोनों फ्रेज को समझेंगे। पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखो पहले हम लोग क्या कहते थे, जब भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी या फिर कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जब राजा का शासन हुआ करता था, तो उस समय हम लोग क्या कहते थे कि हर कोई राजा के सामने इक्वल है, राजा सबसे ऊपर है और प्रजा उसके नीचे है, और वही जो प्रजा है वो राजा के सामने बराबर है। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह मानता है। ये पहले हुआ करता था। अब क्या कर दिया है, अब कहा है कि नहीं, राजा के सामने सब इक्वल नहीं है, बल्कि कानून के सामने सब इक्वल है। मतलब सबसे ऊपर कौन है,
कानून है, कानून के नीचे सब कोई आएंगे और कानून सबको इक्वली ट्रीट करेगा, सबको इक्वल होंगे कानून के सामने। मतलब कि पहले क्या होता था, राजा का कानून, जो किंग कहेगा वो लॉ होगा, किंग इज अ लॉ। अब क्या होता है, लॉ इज अ किंग, ठीक है, जो कानून कहेगा वो होगा, कानून का राज है। वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या कहता है कि सब लोग बराबर हैं, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, हर कोई कानून के सामने इक्वल होगा, इक्वली सबमिट करेगा अपने आप को, और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है और उसके बाद में सब लोग नीचे है। इस इमेज को ध्यान रख लेना। एक्चुअल में ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये लाया गया था एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल से। एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम का है, ये यूके के अंदर है, जिसके अंदर कहा गया है रूल ऑफ लॉ का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून के सामने सबको इक्वल है और सब कोई कानून के नीचे है। दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, के लॉ जो है वो सुप्रीम है, राजा सुप्रीम नहीं है, लॉ सुप्रीम है। और तीसरा, और राजा सुप्रीम होता अगर तो फिर आर्बिट्ररी पावर होती है, वही जुडिशरी हो जाता है, वही एग्जीक्यूटिव हो जाता है, वही लेजिस्लेचर हो जाता है, वैसी चीजें ना हो तो नो आर्बिट्ररी पावर, सुप्रीमेसी जो है वो किसकी है, लॉ की है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी कानून बनेगा, जो भी संविधान बनेगा, संविधान के बनने के बाद में जितने भी कानून होंगे वो सब संविधान से जुड़े हुए होना चाहिए, संविधान को कंफर्म करना चाहिए। अगर वो संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लॉ जो है वो देश के अंदर लागू नहीं हो पाएंगे। ये होता है रूल ऑफ लॉ, और ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। भारत के अंदर इक्वालिटी बिफोर द लॉ इसके अंदर से लिया गया है, और वही इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है, किसी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और यही इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिवली नहीं दिया हुआ, नेगेटिव, कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। एक नेगेटिव कनोटेशन के अंदर हम लोगों को ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ देखने को मिलता है। अब बात आती है कि क्या ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि सबको स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएंगे, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, क्या ये हमेशा लागू होगा? क्या इसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं है? बिल्कुल है। भारतीय संविधान में ही कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट और गवर्नर एज अ ऑफिस को जब होल्ड करते हैं तो उस समय पर वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं होते। साधारण व्यक्ति को सोचो, साधारण व्यक्ति को अगर कोर्ट ने बुलाया है, उसको जाना है, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए हर कोई आंसरेबल हो रहा है, ठीक है, ये साधारण लोग हैं जो सब आंसरेबल है। पर गवर्नर और प्रेसिडेंट ये आंसरेबल नहीं है, मतलब उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज है कि वो आंसरेबल नहीं है, बाकी लोगों से अलग ट्रीट किया जा रहा है। इवन गवर्नर और प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफिस के अंदर रहेंगे तब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अगर कोई सिविल केस चलता भी है, ये तो क्रिमिनल केस है, अगर मान लो कोई सिविल केस है तो सिविल केस भी नहीं चलेगा। अगर आपको सिविल केस चलाना है तो आपको 2 महीने पहले नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। ये जब तक होगा जब तक कि वो ऑफिस में होंगे, ऑफिस के बाद में ये चीजें लागू नहीं होंगी। मतलब ये स्पेशल प्रिविलेज किसी इंडिविजुअल के नहीं है, ये स्पेशल प्रिविलेज इस ऑफिस के हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऑफिस के, ताकि वो लोग अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर रूप से परफॉर्म कर सके। इवन इतना ही नहीं, आपने कई बार डिप्लोमेट सुने होंगे, कई सारे डिप्लोमेट, कैसे दूत जो है वो इस देश से बाहर जाते हैं, बाहर के देश के इधर आते हैं, उनके ऊपर लगता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के तहत आप किसी भी दूत को पनिश नहीं कर सकते। मतलब मान लो अमेरिका का कोई दूत भारत के अंदर है और वो भारत के अंदर कोई क्राइम करता है, मान लो मर्डर कर देता है या फिर कोई सा और हीनस क्राइम परफॉर्म करता है, तब भी उसे पनिश नहीं किया जा सकता। आप कुछ कर सकते हो तो एक्स ग्रेटिया उसे इशू कर सकते हो, और उसके बाद में वो भारत के अंदर से उसे नोटिस दिया जाएगा कि आप भारत को छोड़ दो। अगर वो फिर भी नहीं छोड़ता तब आप पनिश करोगे। साधारण व्यक्ति अगर यही काम करता तो उसको पनिश इमीडिएटली किया जा सकता था, पर यहां पर इमीडिएटली पनिश नहीं किया जाता। डिप्लोमेट को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डिप्लोमेट एक देश से दूसरे देश के अंदर काम करते हैं। जैसे भारत का डिप्लोमेट है, वो अगर चाइना में काम कर रहा है
तो ऐसे तो चाइना कोई भी झूठा इल्जाम लगा के भारत के डिप्लोमेट को गिरफ्तार करवा देता, या फिर डिप्लोमेट भारत का अगर चाइना जा रहा है तो चाइना की चापलूसी करने की कोशिश करता, अगर उसको जान का खतरा होता तो उसके ऊपर कोई खतरा ना रहे। ऐसी कंडीशन के अंदर उसको ये प्रिविलेज जो है वो वियना कन्वेंशन के तहत दिए गए। इतना ही नहीं, आपने कोर्ट के, पार्लियामेंट के भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे प्रिविलेजेस सुने होंगे। वो प्रिविलेजेस क्या हैं? वो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके पास में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, जो एक साधारण व्यक्ति के पास में नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ये एब्सोल्यूट है, पर कुछ ऑफिसेस के लिए, कुछ हाउसेस के लिए, कुछ जगहों के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं, कुछ ऑफिस के फंक्शन को प्रॉपर रूप से परफॉर्म कराने के लिए स्पेशल प्रिविलेज दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर पार्लियामेंट के लोगों को एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी होती तो फिर पार्लियामेंट के अंदर अपने लोगों की बात बेझिझक कैसे रख पाते? ठीक है, तो वो उनके ऑफिस को वो लोग प्रॉपर रूप से परफॉर्म कर सके, इस कारण से उन्हें ये चीज जो है वो दी गई है। पहला फ्रेज समझ में आया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कनोटेशन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही है, बट कुछ जगह पे एग्जेम्पशन दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे और कानून जो है वो सबसे ऊपर है। वही दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। ये अमेरिका से लिया गया है, एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल है, प्रोमाइस है, मतलब एरिस्टोटल वाले थिंकर्स जो हैं उन्होंने ये थॉट, ये फ्रेज जो है वो दिया है, जो कि अमेरिका के अंदर है, जिसका मतलब है इक्वल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर। मतलब इक्वल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर। ये कुछ ऐसा लग रहा है क्या कच्चा पापड़ पक्का पापड़? नहीं, ये कुछ अलग है, इसका कुछ डीप मीनिंग है। इसे समझने की कोशिश करना कि इतने छोटे से शब्द में कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी है। देखो, मैं कह रहा था कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या है? इक्वालिटी है, 14 से 18 के बीच राइट टू इक्वालिटी। पर इक्वालिटी कैसे होगी? क्या एब्सोल्यूट इक्वालिटी होना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? इमेजिन अ सिचुएशन, आप हो एक कोर्ट में, कोर्ट में एक तरफ है एक विक्टिम और एक तरफ है अक्यूज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कंसीडर कर लो कि एक तरफ है जेठालाल। जेठालाल अपने साले सुंदर से बहुत परेशान था। ऐसी कंडीशन में उसने कोर्ट में केस कर दिया सुंदरलाल के खिलाफ कि ये मेरे साथ में 400 बीसी करता है। 400 बीसी के केस के अंदर सुंदरलाल एक अक्यूज्ड है और जेठालाल विक्टिम है, परेशान है, पीड़ित है। मान लो कोर्ट सुंदरलाल को दोषी ठहराती है और सजा सुनाती है 2 साल की, और कहती है कि नहीं, पर सुंदरलाल भारत का नागरिक है, कोई पर्सन है, हमने तो कहा है आर्टिकल 14 में कोई भी पर्सन, इक्वालिटी, तो सुंदरलाल तो जेठालाल के इक्वल है, तो फिर कोर्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और कोर्ट को 2 साल की सजा जो सुंदरलाल को दी, वही 2 साल की सजा फिर जेठालाल को भी दे देनी चाहिए। क्या ऐसी कोर्ट करती है क्या? मान लो जिसने मर्डर किया है तो मर्डर करने वाला और जिसका मर्डर हुआ उसके परिवार वालों, दोनों को सेम सजा दे दी जाती है क्या? नहीं। और अगर दी जाती तो क्या सच में वो इक्वालिटी होती? कहते तो सही है कि हाँ भाई इक्वली ट्रीट करो, पर इक्वली ट्रीट करना इतना अच्छा, इतना आसान नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट हमेशा इक्वल सर्कमस्टांसेस में दिया जाए तो उसे हम लोग इक्वालिटी कहेंगे, अगर कंडीशन इक्वल है तो। यहां पर सुंदरलाल अक्यूज्ड है, इसकी कंडीशन अलग है, जेठालाल विक्टिम है, इसकी कंडीशन अलग है। तो हम लोग अनइक्वल को इक्वली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में जितने भी आरोपी हैं, जितने भी अपराधी हैं, उन सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। मर्डर के अपराधी हैं उनके ऊपर सेम कानून लगेगा, रेप के अपराधी उनके ऊपर सेम कानून, मतलब सारे अपराधी, जितने भी अपराधी हैं वो सब इक्वल्स हैं, और वो सब अपराधी हैं तो इक्वल सर्कमस्टांसेस में है ना। तो क्या इनको इक्वली ट्रीट कर दिया जाए? नहीं।
क्योंकि इक्वल तो है ही है, सारे अपराधी हैं, पर कोई अपराधी मर्डर का अपराधी है, कोई अपराधी रेप का अपराधी है, कोई है हाफ मर्डर का, मतलब सबके अलग अलग सरकमस्टांसेस हैं, तो फिर इन्हें इक्वली कैसे ट्रीट करें? जितने भी मर्डर के अपराधी हैं वो सब सेम सरकमस्टांसेस के हैं, तो इक्वल है, अपराधी हैं, मर्डर के अपराधी हैं, मतलब सेम सरकमस्टांसेस भी हैं, तो फिर क्या करेंगे? उन्हें सेम कंसिडर करेंगे, मतलब उनको सेम सजा दी जाएगी, मतलब इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली अंडर इक्वल सरकमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी और जनरल, क्या इन सबके सामाजिक रूप से इक्वल सरकमस्टांसेस है? नहीं, तो फिर इन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे। पर सारे एससी को इक्वली, सारे एसटी को, सारे ओबीसी को, सारे जनरल को इक्वली करेंगे, क्योंकि जितने भी जनरल हैं उनके सरकमस्टांसेस सेम है, मतलब इक्वल जो है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा अंडर इक्वल सरकमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आपने सुना होगा इनकम टैक्स के लिए कि 1 लाख से कम की सैलरी है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख की सैलरी है तो मान लो, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है मेरे को, 5% इनकम टैक्स लगेगा। 10 से 15 लाख की सैलरी है तो 20% इनकम टैक्स लगेगा। ऐसा करते हैं ना? पर सबकी तो सैलरी है, सब जॉब कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर दो। नहीं, सर्कमस्टांसेस इक्वली नहीं है ना, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जो कम पैसे वाला है उनमें लोगों को एक जैसा ट्रीट करेंगे, जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। मतलब लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा इक्वल लोगों को, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इज व्हाट इज मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आप किसी के प्रोटेक्टर हो, ठीक है, एक आदमी है जो थोड़ा ताकतवर है, एक बहुत कमजोर है, अब आप इक्वली प्रोटेक्ट करोगे तो आप क्या करोगे? कमजोर वाले को ज्यादा प्रोटेक्ट करोगे और पावर वाले को कम प्रोटेक्ट करोगे, दैट इज अ इक्वल प्रोटेक्शन। और वही चीज जो है वो लॉ के जरिए की जाएगी, तो वही कहलाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो फिर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज ना दो, एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। याद रखना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एक पॉजिटिव कनोटेशन है, यूनाइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट है, और लिया गया है नेगेटिव कनोटेशन के रूप में, मतलब जो भाषा है वो नेगेटिव। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कट महसूस हो रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई थी। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 14 समझ में आया। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वालिटी की बात करेगा, कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इक्वालिटी की बातचीत की गई है। पर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी तब स्टेब्लिश हो सकती है ना जब डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आर्टिकल 15 उसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। पर आर्टिकल 15 ऐसा नहीं है कि केवल एक आर्टिकल है, इस एक आर्टिकल में 6 अलग अलग क्लॉज हैं, 6 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन। नोट करना, किसी भी नागरिक, आर्टिकल 15 नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 14 किसी भी पर्सन के लिए था। एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधार पे किसी भी इंडिविजुअल को राज्य द्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। क्या किसी और कारण से किया जा सकता है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एक एग्जाम होल्ड कराती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसके अंदर ये कहती है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर ये कहती है कि वही लोग एग्जाम में बैठेंगे जो ग्रेजुएट है। मतलब ग्रेजुएशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बैठ सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो नहीं बैठेंगे। डोंट यू थिंक इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन? क्या ये किया जा सकता है? हाँ,
क्योंकि ये वो ग्राउंड नहीं है जो संविधान में कहा है। संविधान में कहा है कि इन 5 ग्राउंड के आधार पर राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आपको याद होगा कल मैंने स्टेट की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में बताई थी। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, उनकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी जिसको पावर दे गवर्नमेंट। यूपीएससी ऐसी एक अथॉरिटी है, तो यूपीएससी को एज ए स्टेट अगर मैं कंसिडर करूं तो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, पर वो इन आधार पे नहीं कर रही है, देन इट इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देते हो, उसके बाद में आपकी रैंक आती है फर्स्ट और किसी व्यक्ति की रैंक आती है 500, और 500 वाला कहता है कि अरे डिस्क्रिमिनेट मत करो, मेरे को भी आईएएस दो, और फर्स्ट वाला कहता है कि मेरे को भी आईएएस दे दो। अब इतनी सीट है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रैंक। किया जा सकता है? बिल्कुल ना, क्योंकि वो 5 ग्राउंड में नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि केवल इस धर्म के लोग ही इस एग्जाम को देंगे या इस कास्ट के लोग ही इस एग्जाम को देंगे, वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन है। पर यहां पर मैंने क्या कहा? सर स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो क्या इंडिविजुअल कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। कहां लिखा है कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है, वो करता भी है। एग्जाम्पल, आपने सोचा आज कि मैं शादी करूंगा, और शादी करने के लिए आपने अपने क्राइटेरिया निर्धारित किए, तो ऑब्वियसली अगर आप मेल हो तो आप फीमेल से शादी करोगे, मतलब आप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेट करोगे। उसके अंदर भी आपका होगा कि नहीं मेरे को इसी धर्म के व्यक्ति से शादी करना है, तो फिर आप धर्म के आधार पे भी करोगे। आपके पेरेंट्स आ जाएंगे कि नहीं इंटर कास्ट नहीं करने देंगे, तो फिर कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। आपकी पसंद होगी गोरा या काला रंग, तो फिर आप रेस के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेट करोगे। उसके अंदर भी आपको होगा कि अरे यार मायका बहुत दूर रहेगा तो बार बार छोड़ने लेने जाना पड़ेगा, सरदर्द होगा। या फिर आपको होगा कि अरे अगर मेरा ससुराल बहुत दूर होगा, अगर लड़की है तो फिर मैं मेरे घर से कनेक्ट नहीं रह पाऊंगी, अपने पेरेंट्स के पास नहीं आ पाऊंगी, तो बहुत दूर नहीं जाना, आसपास होना चाहिए। तो फिर आप प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेट कर जाओगे। मतलब इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट करता है, और इस काम के लिए कोई आपको पनिश भी नहीं करता। ये भी नहीं कहता कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंदर तो कहा है स्टेट डिस्क्रिमिनेट ना करे, इंडिविजुअल कर सकता है। मतलब इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सर किसी लो कास्ट के व्यक्ति कोई मंदिर में आ रहा है, तो क्या उसे रोका जा सकता है? कहा जा सकता है कि नहीं हम मंदिर में नहीं आने देंगे? ये तो गलत हो गया सर, इसमें तो पनिशमेंट मिल जाती है। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को रेस्टोरेंट या पब्लिक बाथ के अंदर आने से रोका जा सकता है? नहीं, वहां पर फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो सर वहां पर तो इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन है। वहीं शादी के केस में जब डिस्क्रिमिनेट करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इंडिविजुअल के लिए क्या एक्चुअल में सही है? क्या इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है या नहीं? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पिक्चर में आता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी नागरिक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बट हर जगह नहीं, कुछ जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ public entertainment, whale, tank, bathing art, road, places of public resort maintained wholly or partly out of the state fund or dedicated to the use of general public। समझे? क्या इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में, पर वो पब्लिक लाइफ में उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आप इंडिविजुअल लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि मेरे घर में मैं इस कास्ट के व्यक्ति को नहीं आने दूंगा, मैं उसे बाहर ही मना कर दूंगा कि आप अंदर मत आओ। ये कर सकते हो। ये कर सकते हो कि नहीं इस जेंडर के लोगों को मैं अंदर नहीं आने दूंगा क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा, तो आप उन्हें बाहर ही कह सकते हो कि नहीं आप अंदर मत आइए, आप बाहर रहिए। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस कास्ट के लोगों को मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ हो जाएगी। मतलब आप पर्सनल लाइफ में अपने मन में करना चाहते हो कि हाँ मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगा कि यार ये जो दुकान वाला है ये काला है, ये गोरा है, मैं इससे सामान लूं, मैं इससे ना लूं, या इससे लूं, इससे ना लूं। वो आप कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, पर उसे आप पब्लिकली शो नहीं कर सकते। दैट इज द आर्टिकल 15 क्लॉज 2। देन आप फिर कहोगे कि सर बात तो ठीक है, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मतलब आप स्टेट लेवल की बात क्लियर कर दी है मेरे दिमाग में,
पर अभी भी मेरे दिमाग में डाउट ये है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। सर सेक्स देखो ना, रिलीजन देखो ना, सॉरी जेंडर देखो ना, जेंडर के आधार पे महिलाओं के लिए कई सारी स्पेशल स्कीमें चलाई जाती हैं, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वो एग्जेम्पशन है, वो वायलेशन नहीं है। समझ रहे हो? मतलब रेस, जेंडर के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में उसका एग्जेम्पशन दिया गया है। कहा गया है कि इस आर्टिकल में कुछ भी स्टेट को नहीं रोक सकता वुमन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए। मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, दैट इज अ एग्जेम्पशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1। मतलब ऐसी जो महिलाओं के लिए स्कीम बनती है वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 नहीं है। फिर आपका दिमाग अटक रहा होगा, सर कास्ट रिजर्वेशन भी तो दिया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया जाता है, अभी कई सारी जगहों पर रिजर्वेशन दिया जाता है, तो क्या ये एग्जेम्पशन है या ये वायलेशन है? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कास्ट के आधार पर एग्जेम्पशन देते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल 15 क्लॉज 4, इसकी अपनी एक कहानी है। भारत आजाद हुआ और भारत के अंदर एक प्रोविंस हुआ करती थी, दैट इज मद्रास, जो बाद में तमिलनाडु हो गई। तमिलनाडु आज भी सबसे ज्यादा रिजर्वेशन कहीं है तो तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लो कास्ट को बिलोंग करती है। उस समय पे भी यही हुआ करता था, तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो लो कास्ट को बिलोंग करती थी। ऐसी कंडीशन में तमिलनाडु के अंदर जो उस समय में मद्रास था, तो मद्रास की सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, मद्रास के लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दे देते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जिसके लिए उन्होंने एक एक्ट भी पास करा दिया। अब जब इन्होंने एक्ट पास कराया तो उसके बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस समय पे आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2 और 3 ही भारतीय संविधान में हुआ करता था और वो तीनों आपने पढ़ लिए। अब उसको अगर आप इन 3 आर्टिकल को अगर आप देखोगे तो उससे तो आपको क्लियरली लगेगा कि ये एक्ट का वायलेशन है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और बोले कि देखो ये जो एक्ट पास हुआ है ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 13 कल पढ़ा था हमने, क्या कहता है कि कोई भी नया कानून देश के अंदर ऐसा पास होगा जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो उसे वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो यहां पर उसी आधार पर मांग की गई कि इस एक्ट को जो एजुकेशन के अंदर कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन देता है उसे वॉइड घोषित कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, बट उसके बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया, जिसके बाद में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड कर दिया, जिसके अंदर कहा गया कि स्टेट को स्पेशल लॉ बनाने से रोका नहीं जा सकता फॉर SC ST। जिसके बाद अलग अलग कानूनों के जरिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था, बट ये सारा रिजर्वेशन केवल गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हुआ करता था। फिर मांग उठी कि प्राइवेट के अंदर भी करो, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भारतीय संविधान में ऐड किया गया, जहां पर कहा गया कि पावर टू कन्फर, स्टेट हैज गिवन द पावर टू कन्फर रिजर्व सीट फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप समझना, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के जरिए केवल गवर्नमेंट कॉलेज में पहले दिया गया था, फिर उसके बाद में और वो भी डायरेक्ट नहीं, वो भी कानूनों के जरिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के जरिए संविधान में एक मूलभूत अधिकार के रूप में रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सारे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कुछ भी हो। पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हुई? SC और ST। बट हु आर दीज SCs एंड STs? कौन सी कास्ट को मैं शेड्यूल कास्ट कहूंगा, कौन सी ट्राइब को मैं शेड्यूल ट्राइब कहूंगा? भारतीय संविधान में आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 कहता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजियस है। मतलब कि कोई सी कास्ट शेड्यूल कास्ट है या कोई सी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है, वो उनके इतिहास पे डिपेंड करती है। अगर पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से ये पर्टिकुलर कास्ट थी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करती थी, देन इट कैन बी कंसिडर एज अ शेड्यूल कास्ट।
ये ट्राइब थी जो काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस हिस्टोरिकली थी, तो इट कैन बी कंसिडर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। पर कौन कौन सी ट्राइब और कौन कौन सी कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट होगी और शेड्यूल्ड ट्राइब होगी, वो भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया। कहा गया कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कौन सी कास्ट और कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट होगी, और गवर्नमेंट आज भी डिसाइड करती है। अब जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया, पर आज के समय पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ओबीसी का भी रिजर्वेशन होता है, तो ये कैसे हो गया? तो सेंट्रल एजुकेशन एक्ट जो है वो आया था 2007 के अंदर, जिसके अंदर ओबीसी को 27% तक का रिजर्वेशन दिया गया था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, सब में नहीं, सेंट्रल में, यानी आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी के अंदर ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरे जो स्टेट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर नहीं, केवल सेंटर के इंस्टीट्यूट के अंदर। जब इस लेवल पे रिजर्वेशन दिया जा रहा था तो उस समय पर इकोनॉमिक आधार पर जनरल लोगों के अंदर भी मांग उठी कि रिजर्वेशन दो। पर क्यों उठी? कारण बहुत साधारण था। देखो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आबादी बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा चीजों को लेके, तो उसके कारण से कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने लगी जो काफी ज्यादा टफ होती है, जो आप लोग महसूस कर सकते हो। आपसे ज्यादा इस चीज को कौन जानता है, जिसके लिए कोचिंग वगैरह की जाने लगी। अब एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो अमीर है और एक बच्चा है जो गरीब है, तो अमीर बच्चा और गरीब बच्चे दोनों ही सेम टैलेंटेड है। हो सकता है गरीब ज्यादा टैलेंटेड होगा थोड़ा, पर अमीर बच्चे के पास में बहुत पैसे हैं, इसका अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह मतलब पापा ने लगवा दिया है, कोचिंग वोचिंग दिलवा दी है, तो फिर इसके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसके नहीं होंगे, तो ये डिसएडवांटेजेस रह जाएगा। ऐसी कंडीशन में फिर जनरल लोगों की मांग उठी कि यार हम भी डिसएडवांटेज हैं, हमारे अंदर भी कुछ लोग डिसएडवांटेज हैं। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एडप्ट किया गया। इसके अंदर क्या कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सके, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट द्वारा ओन्ड हो, चाहे वो स्टेट द्वारा अनएडेड हो। हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 10% तक का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और यह रिजर्वेशन 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट के तहत दिया गया था। रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी था। याद रखना कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन होता है ये नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी कम्युनिटी को ही दिया जाता है। मतलब कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है जिसकी मान लो फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा, पर उसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसे ऑलरेडी एससी का रिजर्वेशन मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन केवल उन जनरल कम्युनिटी के लोगों को दिया जाएगा जिनकी 8 लाख से कम की फैमिली इनकम है, और फिर प्लॉट और जमीन के भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसके आधार पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या इसके आर्गुमेंट फेवर में है, क्या इसके आर्गुमेंट अगेंस्ट में है, उन्हें देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देना कितना सही है, व्हाट आर द एडवांटेज, उसे देखते हैं। एडवांटेज की बात करूं तो पहला एडवांटेज तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि देखो, समाज सोशली ही एकमात्र चीज नहीं है जिसके आधार पे व्यक्ति के अंदर डिसेबिलिटी क्रिएट होती है, और भी कई सारे आधार हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि केवल सामाजिक आधार पे ही डिसेबिलिटीज नहीं है, और भी कई सारे आधार हैं जिसके आधार पर एक व्यक्ति जो है वो अपने इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, अपने एम्स को पूरा नहीं कर पाता। तो हम लोगों को वो जो दूसरे आधार हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, उन्हें ढूंढना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दूसरा, इसकी वजह से हम लोग वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर पाएंगे। जो गरीब व्यक्ति है, जो लो सेक्शन के अंदर भी है, उसे भी उठने का मौका मिल पाएगा, समाज के अंदर मोबिलिटी आ पाएगी। इस कारण से
ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो अच्छा माना जाता है, बट वो काफी समय से मांग भी थी। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? हम लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को हम लोग रिजर्वेशन देंगे, बट रिजर्वेशन सोशल आधार पे दिया जाता है, इकोनॉमिक आधार पे नहीं। ऐसा क्यों? ये क्या नियम है? नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। मान लो एससी कम्युनिटी का एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो गरीब है। एससी कम्युनिटी का व्यक्ति जो उसकी सामाजिक डिसेबिलिटी है वो जनरेशन बाय जनरेशन चलती है, वो हमेशा शेड्यूल कास्ट ही रहेगी उसकी, जनरेशन बाय जनरेशन। पर गरीब है तो अगला वाला अमीर हो सकता है, ये जनरेशन बाय जनरेशन नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कॉस्ट को कम करें। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग अलग से कुछ इंस्टीट्यूट खोलें जो गरीबों को पढ़ाए। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीसेस को रेगुलेट करें ताकि गरीब बच्चे भी वहां पर एडमिशन ले पाए। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बजाय कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर थोड़ा सा रिजर्वेशन गरीबों के लिए अलग रख दें ताकि वो लोग कम रेट के अंदर एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकें, अमीर लोगों के साथ में पढ़ सकें और उसके बाद में आगे बढ़ सकें। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक वीकर अगर सेक्शन है तो उसे स्कीम्स की आवश्यकता है, उसे रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं। दूसरा कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया 8 लाख से कम की सैलरी वालों पे। अब 1 लाख की सैलरी वाले को भी वही 10% तक का रिजर्वेशन, 8 लाख तक की सैलरी वाले को भी वही 10% तक का रिजर्वेशन। अब 8 लाख की फैमिली कंडीशन और 1 लाख की फैमिली कंडीशन अलग अलग। ऐसी कंडीशन में हम लोग अनइक्वल को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है कि नहीं है? दैट इज ऑल्सो अ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट। एक और आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट देखने को मिलता है वो ये है कि 8 लाख से कम की सैलरी वाले 97% लोग हैं भारत के अंदर, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, जो डाटा मेरे पास है उसके अनुसार। तो फिर ये एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी है जहां पर 97% तक जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में फेवर में और अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। जितना आप लोग SRC10 कमेंट करोगे मुझे लगेगा उतना ही ज्यादा आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो और उतने ही ज्यादा लेक्चर्स जो है वो मैं लेके आ पाऊंगा, उतनी ही अलग अलग सीरीज जो है वो मैं आप लोगों को के लिए लेके आ पाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जाना मत, 2 मिनट सुन के जाना। अग्निपथ बैच के अंदर अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है आप बिल्कुल से हो सकते हो। अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है जहां पर हम लोग इसी तरीके से एक एक चीज को कंप्रहेंसिवली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। इस अग्निपथ बैच की प्राइस है 14,999 है। उसके अंदर अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आपको ये बैच केवल 7,999 में मिलेगी। इसके अंदर आप लोगों को हमारे द्वारा मेंटरशिप मिलेगी, इसके अंदर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका यूपीएससी का कराया जाएगा इन टीचरों के द्वारा, जिसके अंदर आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इवन इंटरव्यू के अंदर मॉक इंटरव्यू भी आपके लिए जाएंगे। मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको एनरोल किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसकी खुद की प्राइस 45,000 की है। और ये एजुकेटर अगर आप लोगों को कहीं और पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो उसकी कॉस्ट आपकी 1 लाख के आसपास की है। मतलब 1.5 लाख का ये पूरा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था, पर हम लोगों ने केवल 14,999 के अंदर रखा है। उसमें भी अगर आप लोग में से पढ़ते हो तो आप यहाँ पर SRC10 कोड का प्रयोग कर देना, एक रेफरल कोड है, तो वो 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग बोध कोर्स के अंदर भी जुड़ सकते हो जो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। अग्निपथ जैसी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि सर अग्निपथ में इंग्लिश में पढ़ाओगे क्या? नहीं, जिस भाषा में मैं यहाँ पढ़ा रहा था उसी भाषा में मैं अग्निपथ में पढ़ाऊंगा। पीछे कंटेंट इंग्लिश में होगा, बोलूंगा साधारण भाषा में। हिंदी के अंदर क्या होता है, बोध बैच में क्या होगा, इसमें पीछे का कंटेंट भी इस तरीके से हिंदी में होने वाला है। दोस्तों अगर आपको एनरोल करना है आप लोग कर सकते हो, समय बहुत कम है, जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।